देखेंगे। ये वाला पार्ट डायरेक्टली तो जेई में नहीं पूछा गया है बहुत सालों से, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जेई एडवांस में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, बट इनडायरेक्ट वे में आईआईटी में जरूर क्वेश्चन पूछे गए जो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जेई मेन में ये वाला पार्ट एक्सपेक्टेड रहता है, मतलब जेई मेन में यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन एक्चुअल एग्जाम एंड बिट्स आल्सो। तो बेसिकली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मेंस और बिट्स के लिए। हालांकि एक पोर्शन आएगा जो आज हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में, जो कि आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक सेट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स पूरे बना लिए हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज कि अभी अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेना है, और फिर उसके बाद क्या तुम इसके नोट्स राइट डाउन कर लोगे इन 1 or 2 days? ठीक है, तो जो भी अभी स्क्रीन सबको विजिबल है ना, पहले तो ये बता दो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? Yes, नाइट sir. ठीक है, Yes, sir. और डिले या लैग तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. No. ठीक No, है, sir. चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो हम अभी समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। जो तुम्हें समझ में नहीं आता है वो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है? एंड फिर मैं आज ही इसके नोट्स तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक बार फटाफट इनको लिख लो, और जो फिर से समझ में नहीं आए वो तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो करें अब हम स्टार्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. चलो तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी कैसे, तो बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट पैर का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड, हाँ जस्ट Do. एक मिनट, हाँ, क्योंकि इसमें मैं एनोटेट कर दूंगा ना, मैं तुम्हें एनोटेट करने वाला ही दूंगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट, क्या हुआ ये? तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? हैंग हो गया क्या ये? एक दिख रही है। चल रहा है, पेस्ट हो रहा है। हम्म। एक से ज्यादा बार हो गया। चलो कोई नहीं, करते हैं हम। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है पैर, तो पैर का मतलब होता है दो लाइंस की बात हो रही है हमारे पास, एक को L1 बोल दो और एक को L2 बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी इन जनरल हमारी लाइन की इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसी कोई दूसरी लाइन होगी तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू में 0 रखने के बाद जब हम उन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें बड़ी सी इक्वेशन दिखेगी जो यहाँ तुम देख सकते हो। यस और नो? कुछ इसी टाइप की इक्वेशन आने वाली है ना जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। Yes, sir. तो जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, तो हमें एक 2 डिग्री इक्वेशन सॉर्ट ऑफ दिखेगी। क्या हमने 2 डिग्री इक्वेशन पहले कभी देखी है? बिल्कुल देखी है। सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं कोई भी 2 डिग्री या सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही है? देखो, तुम देख सकते हो एक एक टर्म बिल्कुल वैसी है जैसे कि यहाँ पे अगर अपन पुट करते हैं a1 a2 तो कांस्टेंट्स है, अगर उसको मैं कैपिटल ए या स्मॉल ए बोल दूं, ये पूरी नेक्स्ट टर्म को अगर अपन 2h बोल दे, इस टाइप से चेंज कर दें, तो क्या हमें एक 2 डिग्री इक्वेशन की तरह ही दिख रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी? बोलो जल्दी से। Yes. मतलब कोई भी दो लाइंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलती है। पर तुमने शायद पता भी होगा कि सेकंड डिग्री इक्वेशन जरूरी नहीं है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही। क्या वो सर्कल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वो आगे जाके तुम देखोगे पैराबोला हो सकता है? हम सब पढ़ने वाले हैं ये कोनिक सेक्शन में। बिल्कुल हो सकता है।
एलिप्स भी हो सकता है, सब हो सकता है, पर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। मतलब कोई भी तुम्हारे सामने एक 2 डिग्री इक्वेशन लिख के दे दे तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसकी भी इक्वेशन कुछ वैसी दिखाई देती है। बनी कैसे इक्वेशन? दो लाइंस के मल्टीप्लीकेशन से। दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ 2 डिग्री इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन हम ये भी बोल सकते हैं। दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन का नाम होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब हम इक्वल टू 0 करके दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहां तक इतना समझ में आया सबको? हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन की तरह दिखेगी इक्वेशन। बोलो, यहां तक कोई डाउट? एनीवन? नो सर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से ही चलेंगे, अपन को कोई जल्दी नहीं, और मैंने हर एक चीज लिखी हुई भी है, ठीक है? तुम्हें सिर्फ सुनना है अच्छे से और समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि एवरी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मे नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो लाइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड डिग्री इक्वेशन दिखती है अपन को कुछ इस टाइप की, पर कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन क्या हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं, रिवर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये 2 डिग्री इक्वेशन तो सर्कल भी हो सकती है। जून बैच वालों को तो मैं आगे सर्कल पढ़ाने ही वाला हूँ, बट ER1 और मॉर्निंग बैच वालों को तो पता ही है कि हमने देखा है कि इसी में कुछ अगर अपन एक्स वाई के कोफिशिएंट को 0 कर दें और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम कर दें तो हमें सर्कल भी बन सकता है। तो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन जरूरी नहीं कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही हो। यही पॉइंट मेरे को यहाँ पे बताना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अब तब हम बोलेंगे कि कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, बजाय सर्कल और पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो उसकी कंडीशन होती है, हमने शायद ये चीज देखी थी क्वाड्रेटिक चैप्टर। क्वाड्रेटिक चैप्टर में हमने देखा था कि कोई भी एक 2 डिग्री इक्वेशन को हम दो लीनियर फैक्टर्स में कब रिजॉल्व कर सकते हैं। वो दो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? यहां से इन दो में तोड़ना। अभी हमने देखा कि दो लाइंस को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डिग्री इक्वेशन बन जाती है। अब 2 डिग्री इक्वेशन से हम कैसे इंडिविजुअल लाइंस ला सकते हैं? उसको स्प्लिट करके। तो कब हम स्प्लिट कर सकते हैं? क्या होती कंडीशन उसकी? याद है किसी को? डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक की ये कंडीशन है। और अभी तुम्हारे उसमें आने भी वाला है AITS में, और क्वाड्रेटिक शायद है ना उसमें चैप्टर? यस सर। AITS में, हाँ Yes, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको डीजनरेट कोनिक भी बोलते हैं, अनदर नेम दिया गया है। जब भी डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तो उसको बोलते हैं हम डीजनरेट कोनिक। और जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 जिसको अपन बोल रहे हैं, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो हमें इस टाइप का बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा जो हमने क्वाड्रेटिक में देखा भी था। ABC प्लस ट्वाइस ऑफ FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब कभी भी 2 डिग्री इक्वेशन में डेल्टा 0 होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशंस है कि जब h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AB होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 तो है ही सही, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, बट साथ ही साथ अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AB होगा तो हमें रियल लाइंस मिलेगी, रियल लाइंस। ठीक है, अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन AB होगा तो हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेगी। अगर इक्वालिटी हटा दो तो दो कोई अलग अलग लाइन है जिनको मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया है। ठीक है, और अगर h स्क्वायर लेस देन AB हो गया तो क्या लाइंस रियल होगी? नहीं, दैट विल बी इमेजिनरी लाइंस। जैसे सर्कल में मैंने बताया था जब रेडियस इमेजिनरी हो जाता है तब उस टाइप से, मतलब अंडर रूट के अंदर के टर्म नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी 3 कंडीशन आ जाती है। तो अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए, एक बेसिक क्वेश्चन जो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस पे बन सकता है, तुम्हारे सामने एक 2 डिग्री इक्वेशन लिख देंगे, फिर तुमसे पूछेंगे कि क्या ये रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले क्या चेक करोगे? डेल्टा इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाता है तो उतने तक हमें खत्म नहीं करना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस बोला है तो h स्क्वायर ग्रेटर देन AB भी हमें चेक करना पड़ेगा। Is that clear to all? यहां तक बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। का पार्ट अभी तक खत्म हो गया। हमने ये समझ लिया कि 2 डिग्री इक्वेशन किस टाइप की दिखती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, और रियल इमेजिनरी लाइंस की कंडीशंस क्या होती है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी को हम डीजनरेट कोनिक भी बोलते हैं जब डेल्टा 0 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम समझ गए होगे कि जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मुझे क्या मिलेगा?
बताओ क्या मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसी No भी real 2 डिग्री, नहीं 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 बेटा नहीं, हमें सर्कल मिल सकता है, हमें पैराबोला मिल सकता है, हमें एलिप्स मिल सकता है, या हमें हाइपरबोला मिल सकता है। नॉन डीजनरेट कोनिक इसको बोलते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर डेल्टा 0 हो गया फिर तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइंस रियल है कि इमेजिनरी, वो इन कंडीशंस पे डिपेंड करेगी। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो गया मतलब वो कोनिक सेक्शन में जा चुका है। हमें सर्कल मिल सकता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एक पूरा अलग से पार्ट आएगा कोनिक सेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? क्या किसी को ये पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? evenly distributed. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। या मैं यूं बोलूं, सभी की डिग्री सेम होगी, सभी एक्सप्रेशंस की डिग्री सेम होगी। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर अपन बात कर रहे हैं तो सभी एक्सप्रेशन, वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी उसमें सभी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी? 2। कितनी होगी डिग्री बोलो? 2 होगी। मतलब बताओ, ये मेरी 2 डिग्री इक्वेशन है। अगर इसको होमोजीनियस अगर अपन कह रहे हैं तो जरा मुझे बताओ कौन कौन सी टर्म होगी और कौन कौन सी टर्म नहीं होगी? फिर कोई बता सकता है? अगर होमोजीनियस बोल दो तो पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म भी होगी क्योंकि x और y मिलके 2 डिग्री बना रहे हैं, और by² भी होगी। क्या ये 3 टर्म्स हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं। तो ये 3 टर्म्स अगर मैं हटा दूंगा तो मुझे होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इससे क्या समझ में आता है? इस टाइप की लाइंस को क्या कहते हैं? तो होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं when both the lines are passing through what? when both the lines are passing through origin। अगर दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो जाती है, मतलब कोई एक लाइन ऐसी है और कोई दूसरी लाइन ऐसी है, अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें कोई होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। कंफर्म करना है? चलो करते हैं। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कांस्टेंट होता है क्या? क्या उसमें कांस्टेंट होता है? नहीं मतलब y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x की तरह होगा। एक तरफ लिया हो तो y माइनस m1x और y माइनस m2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है ना, लाइंस को प्रोडक्ट करते हैं अपन जीरो करने के बाद L1 L2 इक्वल टू 0 वी नो। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो ऐसा मिल रहा है। ये किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है? क्या कुछ इस टाइप से इक्वेशन नहीं दिख रही है? यस सर, रेस्ट ऑल टर्म कोफिशिएंट विल बी 0। हमें सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है, xy की टर्म, y² की टर्म और x² की टर्म। x का कोफिशिएंट गायब हो गया है, y का कोफिशिएंट भी गायब हो गया और कांस्टेंट भी गायब हो गया है। इसलिए हमने इनको कहा है होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लाइंस व्हिच आर, या बोथ द लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू, बोलो, बोथ द लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये वाली लाइंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझना और इसको इंटरप्रेट करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टर्म्स नहीं है ना, सिर्फ 3 ही टर्म्स आएगी इसमें। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इन जनरल इक्वेशंस बात करेंगे, जैसे कि कोई भी रैंडम 2 लाइंस हो गई, या एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है पर दूसरी कहीं और से पास हो रही है, उनको हम कहते हैं, किस टाइप की लाइंस बोलते हैं इनको? नॉन होमोजेनियस। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर दिया, बताओ 2 भागों में। एक होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास होगी, जिसमें सभी टर्म्स की डिग्री होगी 2, और एक होता है नॉन होमोजेनियस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस m1x और y माइनस m2x मल्टीप्लाई करते तो हमें ये मिल रहा है। तो अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, किसी का माइक, हाँ अर्नव का माइक शायद ऑन हो, जस्ट ओके। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे ना। हाँ, कंपेयर करते तो बताओ, कंपेयर करते तो हमेशा हम इक्वल बोलते कि रेशियो सेम होता है? रेशियो सेम होता है, रेशियो सेम होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें हमारी इस इक्वेशन को जो हमने बनाई पासिंग थ्रू ओरिजिन,
तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है, बी है। यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट ये है तो यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है। क्या ऐसे ही कुछ आएगा? बताओ इफ वी कंपेयर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, तो क्या कुछ ऐसी इक्वेशन हमें मिलेगी? रूट्स जैसा बन। हाँ मतलब ये हमें क्या मिल रहा है? व्हाट इज दिस? m1 प्लस m2 क्या है ये अपने पास? स्लोप है दोनों सम लाइंस ऑफ का, द तो स्लोप। बिल्कुल सही, सम ऑफ द स्लोप्स। और ये क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द स्लोप। स्लोप। तो मुझे जरा बताओ, अगर मैं तुम्हें कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख के दे दूं, जैसे कि ये रहा, देख लो ना, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, याद रखना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर। तो ये लिख दिया। तो सिर्फ इस इक्वेशन को देख के क्या तुम वो दोनों लाइंस का सम ऑफ द स्लोप निकाल सकते हो डायरेक्ट? यस सर, पाई बाय 6 -1। क्या प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स निकाल सकते हो डायरेक्ट, डायरेक्ट देख के? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यही चीज तो हमने समझी, सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। तो जब कभी भी तुम्हारे सामने होमोजेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस आ जाए और तुम्हें सम ऑफ द स्लोप्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या तुम्हें दोनों लाइन निकालने की जरूरत है कि हम डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे -2h/b से? डायरेक्ट कंपेयर। क्या हमें दोनों लाइन की जरूरत है क्या अलग अलग निकालने की? बिल्कुल नहीं जरूरत, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको रूट्स के फॉर्म से देखें, क्वाड्रेटिक के फॉर्म से देखें, तो सम भी है प्रोडक्ट भी है। तो क्या हम दोनों Quadratic। स्लोप्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? दोनों हम हाँ स्लोप्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर दोनों स्लोप्स की वैल्यू आ गई तो बेटा यहाँ पे m1 और m2 line। ही तो अननोन होते हैं, लाइन ही निकल जाएगी। समझेंगे हम उस चीज को बाद में, पर अभी इतना समझ में आ गया। सम ऑफ द स्लोप होता है -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स होता है a/b। -2h/b a/b, -2h/b a/b, -2h/b a/b। क्या ये याद हो जाएगा? यस एक एग्जांपल देख लो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देख दिया। कोई भी एक 2 डिग्री इक्वेशन तुम्हें दे दी है, तुमने कंपेयर करा अपनी जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से, और जैसे ही तुमने कंपेयर करा तो जरा मुझे बताओ क्या सम ऑफ द स्लोप्स कितना आ जाएगा? -2h/b होता है। तो सबसे पहले कंपेयर करके a निकालो। पहले a कितना है? 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। h कितना होगा? तो 5 को 2h से इक्वेट करो। ये देखो, ये कर दिया। स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई जल्दी नहीं करना है, भले 1 मिनट ज्यादा लगे। 6y स्क्वायर b हो गया मेरा 6। ये तीनों वैल्यूज है मेरे। अब ये तीनों वैल्यू है तो सम ऑफ द स्लोप्स होता है -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स होता है a/b। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ? हमें सम और प्रोडक्ट निकालना आ गया। तो अगर सम और प्रोडक्ट आ गया है तो क्या हम एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं बिना लाइन निकाले? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल, जिसकी वो कंबाइंड इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ये जो एंगल बिल्कुल यही होता है। हमें एक्यूट एंगल निकालना है, ठीक है, m1 - m2/1 + m1। तो मैंने पूरा डेरिवेशन बताया नहीं है, पर मुझे बताओ क्या तुम डिफरेंस ऑफ द स्लोप निकाल सकते हो इन दो चीज से? a - b का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना तुमने, m1 - m2 a - b का होल स्क्वायर होता है a + b -4m1m2 होल स्क्वायर -4m1। बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स भी अपने पास है, नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप से रख दो, तो अल्टीमेटली तुम्हारे सामने ये एंगल आएगा। तो बिना लाइंस निकाले अगर तुम्हें सिर्फ कंबाइंड इक्वेशंस दे दी है, ध्यान से सुनना सब, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें ना वो दोनों लाइंस कंबाइंड वे में दे देंगे, इकट्ठी दे देंगे। अगर अलग अलग दे दे लाइंस तो फिर तो वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट हो जाएगा ना, बोलो जल्दी से, अगर अलग अलग लाइन दे दे तो। बट अगर मल्टीप्लाई करके दे दे तो हम कुछ चीजें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करके। हम वही चीज इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जैसे कि एंगल हो गया। तो एंगल कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला उसका? डेरिवेशन तो मैंने ब्रीफ बता ही दिया है, 2 × h² - ab। मैं तुम्हें ये वाली फाइल एनोटेट करी वैल्यू भी दे दूंगा, और जो स्टैंडर्ड जो मेरी फाइल जो मैंने नोट्स लिखे हुए वो भी मैं दे दूंगा। दोनों फाइल मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। 2 × h² - ab अपॉन a + b क्या होता है, बोलो एक बार वापस से। 2 × h² - ab अपॉन a + b का मॉड क्यों लगाया? क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं।
tan अल्फा मैंने इसको बोला है। तो जरा मुझे बताओ, दो लाइंस के बीच का एंगल तो 90 डिग्री भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो। वो कब होगा? जब दोनों लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन लिखी है वो कुछ ऐसा कोई फिगर बना रही होगी, और उसकी कंडीशन क्या होगी? ये नॉट डिफाइंड आना चाहिए। नॉट डिफाइंड कब होता है टाइम? जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब अगर a प्लस बी 0 हो गया तो दोनों लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी। मतलब किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन में अगर तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या मिल जाए? बोलो, 0 मिल जाए। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो वो दोनों लाइंस क्या बना रही होगी? एंगल 90 डिग्री। बट एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन दी है तो पहले तुम्हें ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी कंडीशन जरूरी है ना? ऑब्वियसली ये होगा तभी तो वो लाइंस होगी, और लाइंस होगी तब a प्लस बी 0 होगा तो 90 डिग्री होगा। तो सर अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और ये हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? तो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन का अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो ये प्रूफ हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगी वो 2 डिग्री इक्वेशन, और फिर उसमें a प्लस बी 0 हो गया तो हम बोलेंगे दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है? बोलो 90। मतलब अगर मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन है कि अभी जून बैच वालों को ना पता है, उनका एक यूटी हुआ था, उनके यूटी में एक क्वेश्चन आया था, को शायद याद है कि नहीं, कोई बैठा है कि नहीं, आई डोंट नो, पर उनके एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आया सर इधर ही है ना? तो देखो उसमें कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था और पूछा था एंगल बिटवीन टू लाइंस बताओ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बताओ, वो पहले ही बोल दिया कि वो लाइन सी है। बताओ क्या आंसर होने वाला है? बिना कुछ सोचे समझे हम आंसर क्या बोल सकते हैं फटाफट? 90 डिग्री। बोल दिया कि लाइन सी है वो, तो तुम्हें चेक नहीं करना डेल्टा इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्यों होगा एंगल 90 डिग्री? बताओ। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिल्कुल, a है 1 और b है -1, ऐड होके कितना आ रहा है? 0। तो बस वो हो गया 90 डिग्री। तो जैसे लाइंस परपेंडिकुलर हो गई फिर तो तुम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। तो समझ आ गया ये कंडीशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपन बोलते थे ना m1 m2 -1। हाँ यस। ये तुम यहां से भी बना सकते हो। देखो अपन ने देखा ना m1 m2 a by b होता है, तो 90 डिग्री अगर बना रहे तो m1 m2 -1 होगा, तो a इक्वल टू -b हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तरफ लाओ तो उधर से भी निकल जाए, ठीक है? तो अगर ये लाइन, अब देखो ऐसी पॉसिबल हो सकती है क्या लाइन होमोजेनियस इक्वेशन? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अरे होमोजेनियस लाइन दोनों कहां से पास होती है? ओरिजिन से। तो एक पॉइंट तो कॉमन है ही सही ना, तो क्या इस टाइप की पैरेलल लाइंस मिल सकती है हमें होमोजेनियस में? बट अगर एंगल 0 हो गया तो उसका मतलब क्या है? दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गई। मतलब तुमने पता है क्या करा? दो सेम लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई, दो सेम लाइंस को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना यहाँ पे, L1 L2, ऐसे समझ लो। एक लाइन है, हाँ मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी भी लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। तो ऑब्वियसली उनके बीच का एंगल कितना आने वाला है? 0 डिग्री। और वो कब होगा? जब h स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, ab के बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। समझ आ गया? तो हमने दो चीज पढ़ ली है अब वापिस से। अब क्या नया पढ़ा अपन ने? कंपैरिजन तक हो गया था अपना। हमने क्या पढ़ा? बोलो, एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना होता है? फॉर्मूला बोलो, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बोलो मॉड ऑफ a प्लस b। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यही होगा। अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? बोलो, 0। और अगर वो कोइंसिडेंट लाइन हो गई तो h स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है मैंने, as both lines always passes through origin, so if angle equal to 0 there will be coincident line। आगे बढ़ो। सबसे पहला जो प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, बताओ क्या? कि सर आप हमें ना इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्प्लिट करना सिखा दो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुमने अलग अलग लाइन, हाँ, और फिर तो पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर तुमने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है।
तुम सब कुछ कर हाँ। सकते हो, मतलब तुम्हें कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अगर तुम 2 लाइन को स्प्लिट करना सीख जाओ, तुमने सब कुछ सीख लिया। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? अग्री। यस बस यस तो बस ये चीज सीख लो। देखो अगर कुछ ज्यादा देखो बहुत हाईफाई का भी क्वेश्चन आ जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि आईआईटी के सिलेबस से हट गया है तो बहुत लिमिटेड हो गया है। वरना 15 साल पहले 20 साल पहले जब ये कोई चैप्टर था सिलेबस में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था इस टॉपिक को। बट अब ये आईआईटी में है नहीं, सिर्फ मेंस लेवल का करना है, तो बस मेंस लेवल के मैंने पूरी थ्योरी बना दी। एक पॉइंट फिर से मैं कहूंगा कि मान लो अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो तुम तो सबसे पहले क्या करोगे, उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, करेक्ट 2 लाइन में। और फिर उसके बाद उसको स्ट्रेट लाइन की तरह सॉल्व कर लो, क्योंकि हमने किस टॉपिक पे प्रैक्टिस करी है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन। चलो तो अब बात आती है कि सर इसको हम कैसे तोड़ें, और अभी हम बात कर रहे हैं, याद रखना, होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो देयर आर 2 मेथड्स, वैसे तो मोर देन 2 मेथड्स हैं, वो स्लोप्स कंपैरिजन से भी हम कर सकते हैं, पर जो जनरली यूज करते हैं 2 मेथड वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहली मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तोड़ दो। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए तुम्हें ये दिया है, जैसे तुम क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करते हो ना, वैसे इसको स्प्लिट कर सकते हो। मुझे 1 और 6 मतलब 6 लाना है, तो 5 को अपन कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि मुझे प्रोडक्ट 6 मिले, 2 और 3, 3 2। ये तोड़ दिया। अब यहाँ पे xy है ना, तो 2xy और 3xy में स्प्लिट कर दिया, तो कॉमन निकल रहा है ना, x देखो कॉमन निकल रहा है, कितना बचा, x प्लस 2y। दूसरी टर्म में से 3y कॉमन निकल रहा है, कितना बचा, x प्लस 2y। तो ये कितना हो गया, x प्लस 3y इंटू, बोलो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देखो आया कि नहीं आया, मतलब एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। कितना आसान है। जैसे हम क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करते थे वैसे ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ये मेथड समझ आई कि नहीं? यस सर यस ठीक है। बट मान लो जैसा कि क्वाड्रेटिक में भी होता था, क्या हर बार तुम स्प्लिट कर पाते थे? नहीं नहीं हो सर। पाता। तो quadratic हम क्या लगाते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, Formula। बस वही सेम टेक्निक यहाँ पे भी लग गई। मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक से रिजेंबल कर रहा है। मान लो तुम्हारे सामने ये इक्वेशन दे दी, तो बताओ क्या हम इसको क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हैं एक्स में, y को कांस्टेंट की तरह देखो, हाँ और क्या हम इसको क्वाड्रेटिक मान सकते हैं y में, अगर x को कांस्टेंट मानो तो 6y Yes, स्क्वायर sir। पहली टर्म लिख दो, इसको हाँ। पहले लिख दो, ये सेकंड लिख दो, ये थर्ड लिख दो, तो y में भी क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो ये x में भी क्वाड्रेटिक बन सकती है। ट्रीट क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, ऐसा अज्यूम कर लो बस। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, मैंने जो तुम्हें करके यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक माना है, तुम y में भी मान सकते हो। तो अगर x में क्वाड्रेटिक मान रहे हो, अगर x में क्वाड्रेटिक मान रहे हो, तो अगर मैं इसको इससे इक्वेट करता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो कैपिटल ए कितना हो गया 1, कैपिटल बी कितना हो जाएगा 5y, 5 और c कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर। क्या इन तीनों की मदद से तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना? यस Yes, sir। b square minus 4ac। अपॉन में 2a, और जैसे ही तुम ये लगाओगे तुम्हें ऑब्वियसली x मिलेगा, ये रहा मेरा, ये हो गया 25y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। कितना हो रहा है ये y स्क्वायर बन रहा है, तो मॉड y आता है, मॉड y प्रिटी तो 2 में होता है, तो इसलिए मैंने मॉड नहीं लिया। एक बार प्लस लो, एक बार क्या लो, माइनस तुम्हें 2 लाइन मिल गई। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई। जब भी तुम्हारे सामने ऐसे 2 वेरिएबल दिखे ना x और y, तो डरना मत, उसको x में क्वाड्रेटिक मान लो या y में क्वाड्रेटिक मान लो, तुम उसको स्प्लिट कर दोगे, तुम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ला दोगे। देख लो अपन ने x निकाल लिया y की टर्म्स में, जब भी ऐसी कोई चीज तुम्हारे सामने आ जाए जिसमें x निकालना है तुम्हें y की टर्म्स में, दिस मेथड इज बेस्ट। समझ आया? समझ आया? यस सर जरूरी नहीं है कि x और y हो। मान लो तुम्हारे सामने एक नॉर्मल अलजेब्रा सिखा रहा हूं, तुम्हें p निकालना है q की टर्म में, तो क्या तुम निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो? Yes। बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मैंने स्प्लिट करूं, या और तो 3 2। p में क्वाड्रेटिक मान लो या q में क्वाड्रेटिक,
दूसरे को कांस्टेंट मान लेना, इस तरीके से इक्वेट करके फॉर्मूला लगा देना। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो सिर्फ रूट्स निकालने में काम नहीं आता है, वो फैक्टराइजेशन में काम आता है कि नहीं। देखो अपन ने फैक्टर्स बना लिए, जो यहाँ पे अपन ने फैक्टर बनाए वो अपन ने फैक्टर यहाँ पे भी बना लिए। तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टर्स बनाने में काम आता है जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो? यस सर। बिल्कुल काम आता है। और ये बहुत, और किसी भी एग्जाम के लिए अगर अपन बात तो भूलना मत ये वाला बेटा, ठीक है। चलो तो कैन बी प्रोसीड नाउ, ये अपना पार्ट हो गया। मतलब हमने अब नेक्स्ट क्या पढ़ा, हमने पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ लिया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट पढ़ लिया, और फिर हमने फाइनली देख लिया हाउ टू स्प्लिट। और जैसे ही तुमने ये स्प्लिटिंग सीख ली, मेरे ख्याल से अब तुम हर एक होमोजेनियस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं, बताओ। कोई भी होमोजेनियस लाइन दे दे, मेरे ख्याल से तो तुम सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था ना ये टॉपिक बहुत इजी है, इस पे ज्यादा हमें लोड नहीं लेना है, बहुत इजी टॉपिक है। क्या अब आगे बढ़े अपन? यस सर। Yes. चलो ठीक है। एक और थ्योरी आ जाती है बस, मतलब मैं ये नहीं पढ़ा तो भी चलता, बट ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, हाँ जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है मेरे पास। ओके चलो करते हैं हम कंटिन्यू। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर की इक्वेशंस क्या होगी? तो कोई भी तुम्हारे पास मान एक कोई भी एक क्या है तुम्हारे सामने, होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लो कोई ऐसी है और वो ऑब्वियसली ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो उसके बाइसेक्टर्स दो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे उन दोनों लाइंस के बाइसेक्टर्स? ऑब्वियसली होंगे। Yes. हमने पढ़ा भी है पेयर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी कि देयर आर ऑलवेज टू बाइसेक्टर। एक का नाम होता है एक्यूट, एक का नाम होता है ऑब्ट्यूज। एक को हम बोलते हैं कंटेनिंग द ओरिजिन, एक को बोलते हैं नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। एक को हम बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर, एक को बोलते हैं हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्या ये थ्योरी कुछ पढ़ी हुई याद आ रही है? Yes, sir. चलो बढ़िया। और नहीं याद आ रही तो बेटा स्ट्रेट लाइन चैप्टर ओपन करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, या लेक्चर वापस से देखो। अब मान लो क्वेश्चन की डिमांड है कि अगर कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब मैंने तुम्हें दे दी है, कंबाइंड बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है, तो बताओ फिर तो प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी ना। किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद करो। इसका माइक ऑन है, बंद करो बेटा। हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ मान लो तुम्हारे सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी गई है और तुम्हें कंबाइंड बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या तुम निकाल सकते हो? तुम क्या करोगे इन जनरल बताओ, पहले देखो क्या करोगे, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? और दूसरा पॉइंट यस। स्प्लिट करने के बाद तुम्हें पता है वो फॉर्मूला याद है कि नहीं, कैसे निकालते थे बाइसेक्टर की इक्वेशन, a1x प्लस b1y और हाँ अंडर सर रूट याद है। ऑफ हाँ सर, b2x प्लस b2y करके का मॉड, और ये मॉड हट जाता तो प्लस माइनस आ जाता। याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? हाँ सर। Yes, sir. फिर तुम वो दोनों लाइन मल्टीप्लाई करो, L1 L2 इक्वल टू 0, फिर तुम्हें क्या मिलेगी? कंबाइंड पेयर ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन। बोलो एग्रीड और नॉट? Yes. बिल्कुल। यस। पर अब इतना करने के बजाय एक और फॉर्मूला याद कर लो, यही प्रूफ है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो यही प्रूफ है। तुम बस ये याद कर लो, ये डायरेक्ट कंबाइंड पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एच। बोलो क्या होगा, वापस से बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वाई 5a स्क्वायर माइनस अपॉन ए माइनस बी is equal to xy upon में h. This is the formula.
जिससे हमें कंबाइंड पेयर ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, जरा मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ कितना है? 1 अपॉन a माइनस b बेटा, 1 अपॉन a माइनस। हाँ सॉरी 1 और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बताओ, -1 अपॉन a माइनस। अगर इन दोनों को ऐड करते तो कितना आ रहा है? दोनों का सम 0 आ रहा है। 0 और अब ये लाइंस ही है ना, कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की तो इक्वेशन है ये भी। और कोएफिशिएंट ऑफ x का 0 होता है, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्या हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में कि दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है? ये हमने पढ़ा है और यहाँ से हम प्रूव भी कर ऑलवेज एक नोट लिखवा दिया जो दिख रहा था, जो मैंने तुम्हें बता दिया। बोलो क्या ये याद हो जाएगा? यस सर। चलो, तो ये हमारा होमोजेनियस का पार्ट खत्म हुआ। क्या बहुत टफ है होमोजेनियस पार्ट? जरा मुझे बताओ। नो सर। नहीं है, बस एक बार समझने की जरूरत है। अब तुम क्या करना, अगर टाइम मिले तो आज ही इसके पूरे नोट्स लिख लेना। पेयर ऑफ सर स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला खत्म। चार्ट बनेगा इसका। बस आखिरी में मैंने वो क्वेश्चंस भी करवाए हैं, यूनिक क्वेश्चन जो कि जेई मेन एक्सपेक्टेड है। बस वही 5-6 क्वेश्चन करवाए, 5 में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, अगर आता है जेई मेन में तो वो एंड में मैंने रखे हुए हैं, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, चलो ये तो थ्योरी हो गई। अब इसके बाद जरा मुझे बताओ, अभी तक हमने होमोजेनियस पढ़ा, तो क्या अब अपन इस चीज को जनरलाइज करें? हमें समझ तो आ गया कि होमोजेनियस में कैसा कर रहे थे। हाँ सर, सब में कांस्टेंट आ जाए। नॉन होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अपन पीओएस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बोथ लाइंस या ओरिजिन, दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो। ओरिजिन इधर है, इधर कोई 2 लाइन है, या कोई एक लाइन इधर से पास हो रही है, मतलब एक कोई लाइन भी पास कर सकती है। ये सब आ जाएगा अपना नॉन होमोजेनियस के अंदर। ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस के को कुछ ऐसी इक्वेशन ही मिलेगी ना अपन को, ऑब्वियसली ऐसी इक्वेशन होगी। अब तो सब कुछ होगा, अब तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अब इक्वेशन कैसे मिलेगी मुझे? y माइनस m1x माइनस c1 हो जाएगा ना। एक लाइन को तुम ले लो, m1x प्लस c1 भी आएगा, अब तो कांस्टेंट भी आ सकता है, दोनों Yes, कांस्टेंट sir. 0 हो जाएगा तो वो तो फिर होमोजेनियस बन जाएगा। और ये प्लस c2 एक तरफ लाओ, दोनों लाइंस को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियसली डेल्टा 0 है तो तुम्हें पता ही है, तभी हम बोल सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो, जैसा हमने किया था किसमें, बिल्कुल सेम थ्योरी चलेगी। अब देखना, जैसा हमने यहाँ पे किया था, कंपेयर किया था कि नहीं? छोटा सा था इसलिए अपन ने इसको समझ लिया अच्छे से फटाफट कंपेयर करके। अब यहाँ बड़ा है तो अब मैं तुम्हें कंपेयर करके, तो मैंने यहाँ नहीं बताया है, मैंने यहाँ पे एक, हाँ मैंने यहाँ पे, एक मिनट, गायब क्यों हो रही है? तुम्हें दिख रही है स्क्रीन? हाँ आ गया। हाँ सर। सर नीचे से आधी। हाँ सर। हाँ अब आ गया, अब आ गया। ये रहा। तो हमें ये डायरेक्ट एक्सपांड एंड देन कंपेयर, यू नो वेरी वेल कि क्या करना है। वो थोड़ा लंबी प्रोसीजर होगी इसलिए मैंने लिखा नहीं, पर दो चीज अभी भी तुम्हें क्या मिलेगी सेम टू सेम, m1 प्लस m2 और m1 m2। क्यों ये दो सेम क्यों मिला, जरा मुझे बताओ, ये दो सेम क्यों मिला? क्योंकि क्या हमने इस पार्ट को कुछ भी चेंज किया क्या? ये तो अनटच्ड ही है, बाकी एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये दो से मिलने वाली टर्म्स तो आएगी सही, तो कंपैरिजन तो वो होगा ही होगा। तो ये दो टर्म्स तो हमें मिल ही गई, पर अब एक्स्ट्रा सी से रिलेटेड भी टर्म्स आएगी ना जब कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट भी है। तो ये 3 एक्स्ट्रा टर्म्स तुम्हें मिल गई, एक मिली m1c2 प्लस m2c1, एक मिलेगा c1 प्लस c2 और एक मिलेगा c1c2। एक बार फटाफट अपन बोल लेते हैं, मेरे साथ बोलते जाना कोई भी एक आध बच्चा। m1 प्लस m2 कितना होता है बोलो? -2h अपॉन b। m1 m2 कितना होता है बोलो? a बाय b। m1c2 प्लस m2c1 कितना होता है बोलो? 2g अपॉन b, 2g अपॉन b। c1 प्लस c2 कितना होता है बोलो? -2f अपॉन b। और c1 c2 होता है c बाय b। अब ये c क्या है, b क्या है, f क्या है, g क्या है, ये वाला। जब कोई भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अपन इससे कंपेयर करेंगे तो जो a b c b f g इनकी जो वैल्यू आएगी g h, उनसे ये निकल जाएगा। तो इतनी चीजें हम निकाल सकते हैं, मतलब लाइन के कांस्टेंट्स के सम मिल सकते हैं, लाइंस के कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कंबाइंड मिक्स मिल सकता है,
स्लोप्स का सम मिल सकता है और स्लोप्स का प्रोडक्ट मिल सकता है। ये पूरा पार्ट हो गया। एनी डाउट? नो सर। No, sir. नो सर। चल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, कोई भी दो लाइंस तुम्हें दे दिया। अच्छा मुझे बताओ एंगल कितना होगा, सोच के बताओ। नॉन होमोजेनियस के बीच का एंगल कितना होगा, बताओ सोच के। बहुत इजी है। Obtuse. क्या होगा फॉर्मूला, मैं ये पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ। ये मेरी दो लाइंस थी ना, जब ओरिजिन से पास हो रही थी तो इसको क्या बोल रहे थे। अब ये दो लाइंस, दोनों लाइंस उठ के कहां पहुंच गई, तो यहाँ पर आ गए, होमोजेनियस बन गए। सर आपका मुझे आवाज धीरे आ बताओ रहा है। ये मैंने तुम्हें सर क्या बोल आपकी रहे हो बेटा? आवाज बीच बीच में आ जा रही है। बीच बीच में ना सर आप धीरे थोड़ा धीरे आ टीरित रही है। होते हैं ना तो आपकी आवाज चली जाती है। आप सीधे बोलते हो एक तो मतलब स्ट्रेट बैठ के एक तो एक आती है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या हो रहा है ये जरा मैं देखूं। माइक में नेटवर्क दिक्कत थोड़ा, आ रही है। एक मिनट। हाँ सर आप जब पीछे जा रहे थे तब आपकी आवाज धीरे हो जा रही है। हाँ अब आवाज आ रही है। यस सर। यस। चल ठीक है। चलो तो मैं क्या बोल रहा था तुमसे, हाँ मैंने फॉर्मूला एक चीज तुमसे पूछी कि अगर पहले हमने देखा जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी तो एंगल का थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया 2 * अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b का मॉड। क्या एंगल बदलेगा? सर सोच समझ के बोल। भी जा रही है। सर सेम ही होगी ना। सर आप थोड़े टिल्ट हुए हैं तो आवाज चली गई। अच्छा आवाज चली गई, एक मिनट रुको। सर वो सर हेडफोन का वाईफाई इश्यू का आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, माइक का प्रॉब्लम। सर माइक का प्रॉब्लम है। ओके अच्छा। हेडफोन। नेट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ओके एक मिनट। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा माइक का प्रॉब्लम हो रहा था। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने तुमसे पूछा कि अगर अपन इन लाइंस को उठा के कहीं और रख दें तो क्या एंगल बदलेगा? नहीं बताओ। सर एंगल सेम ही रहेगा, फॉर्मूला भी नहीं सेम। बदलेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है दो कोई लाइन से उनके बीच का कोई एंगल है, उसको कहीं भी ले जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ले जाओ, क्या एंगल बदलेगा क्या बीच का? नहीं बदलेगा। नो क्या सर। वो ओरिजिन पे डिपेंड करता है क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस? बिल्कुल नो डिपेंड सर। नहीं करता है। तो वो सेम लाइंस फॉर्मूला होगा। होमोजीनियस, वेरी गुड। जो लाइंस होमोजीनियस के लिए हमने फॉर्मूला देखा था वही नॉन होमोजीनियस के लिए भी सेम होगा। हम ये भी कह सकते हैं ना, सम और प्रोडक्ट बदला क्या, ऐसे भी बोल सकते हो मैथमेटिकली। क्या सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स बदला? नहीं बदला। नो सर। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे बदलेगा? m1 - m2 अपन 1 + m1 m2, वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे ये सेम लिख ही दिया रहेगा। लॉजिक। By shifting of origin concept, we know that we can get all the things. However, we know that angle between two lines do not change. ये हमें पता ही है। फॉर्मूला रिमेन सेम, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ा क्या? नहीं। तो परपेंडिकुलर की भी क्या कंडीशन होगी बोलो? परपेंडिकुलर की भी क्या कंडीशन हो जाएगी a बोलो? प्लस बी a कोएफिशिएंट प्लस भी बी रहना इक्वल टू चाहिए। 0 और डेल्टा इक्वल टू 0 भी हो, क्योंकि वो तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन की है ही कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पैरेलल लाइंस भी हो सकती है ना, बताओ मुझे। यस बिल्कुल हो सकती है। अब तो, अब थोड़ी ना कि एक पॉइंट उसका सेम ही रहेगा, अब तो कोई भी पैरेलल लाइंस भी हो सकती है। तो अब अगर अपन सिर्फ पैरेलल लाइंस देखेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा ना, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। बट तुम्हें पता होगा कि दो कोइंसिडेंट लाइन भी हो सकती है ना, बताओ मुझे। हाँ सर। दो हाँ कोइंसिडेंट यस लाइन सर। भी हो सकती है तो दो अलग अलग लाइंस भी हो सकती है। तो दो अलग अलग लाइंस कब होगी उसकी कंडीशन है h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यहां से भी दिख रहा है ओके। बट उसकी कंडीशन पैरेलल लाइंस की क्या होगी? h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी के साथ साथ रूट a टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू रूट b टाइम्स ऑफ g। दिस इज द कंडीशन। या तुम इसको क्या बोल सकते हो, इसका स्क्वायर भी कर सकते हो ना, याद करने के लिए आसान हो जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, और दूसरी कंडीशन क्या है बोलो? af स्क्वायर इज इक्वल टू
पीजी स्क्वायर AF स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, बट जब तुम स्क्वायर करते हो ना तो याद रखना ये कंडीशन भी होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। क्यों, ऐसा क्यों? इसमें जरूरी नहीं है, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नीचे देखो 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 यहाँ पे, क्योंकि कुछ फर्क हुआ कि नहीं, डोमेन बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला। हाँ सर। यहाँ पे H हमेशा पॉजिटिव होगा, पर यहाँ पे तो H नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। अब देखो, और ये हर बुक में गलत दिया हुआ है, मैक्सिमम बुक्स में कंडीशन गलत दी रहती है, उसमें सिर्फ ये दिया रहता है। पर इसके साथ एक कंडीशन और क्या लगाना जरूरी है, बोलो? डेल्टा इक्वल टू 0। हालांकि तुम्हें क्वेश्चन में बोल ही दिया जाए कि इट इज रिप्रेजेंटेटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब फिर जरूरी नहीं है ना डेल्टा इक्वल टू 0, अगर बोल ही दिया जाए वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, फिर कोई जरूरी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, ये जो तुमने यहाँ पे दिख रहा है एक बड़ी सी 2 डिग्री इक्वेशन, देखो यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू AB हो रहा है, कंपेयर करके देख लेना। AF स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर भी हो रहा है, बट तुम जब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। नहीं कर रहा है। तो क्या ये पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अब तुम देखोगे ना यहाँ पे, इससे समझ में आ जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB और रूट A F इज इक्वल टू रूट BG, यहाँ पे ट्रू नहीं हो रहा है, तो अपन फटाफट बोल देंगे नॉट अ पैरेलल लाइंस। तो या तो अगर तुम्हें ये यूज करना है ऊपर वाला, तो डेल्टा इक्वल टू 0 भी यूज करना, और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 यूज नहीं करना है तो सिर्फ ये वाला याद रखना। ओके, अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में बताया, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मेंस में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं। डू यू नो दिस? यस और नो? सर हाँ असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमेशा आएंगे ऐसा कंफर्म नहीं है। ठीक है, और हाँ आईआईटी में नहीं आते असर्शन रीजन के, आईआईटी में क्वेश्चंस नहीं आते। अब पहले आते थे, आज से 8 साल पहले 7 साल पहले जब मैंने जेई दिया था तब आते थे, बट अब बंद हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेंस में, वैसे भी ये मेंस के लिए अपन टॉपिक अपन देख रहे हैं, तो ये मेंस में तो आ ही सकते हैं। तो मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये 2 स्टेटमेंट लिखे, आराम से पढ़ो। देखो क्या ये टिक और क्रॉस सही करा है मैंने? क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है? बताओ। इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल देन AF स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर और H स्क्वायर इक्वल टू AB, ये तो करेक्ट है ना? अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी तो ये तो होगा ही होगा ना? बिल्कुल होगा। बट रिवर्स भी कांट से, कि अगर AF स्क्वायर BG स्क्वायर के बराबर हो जाए और H स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाए, तो क्या हमें पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलेगी? नहीं। ये रहा ऊपर एग्जांपल, यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू AB भी है, यहाँ पे AF स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर भी है, बट क्या यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है भी? वो है ही नहीं, तो पैरेलल का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर यहाँ डेल्टा इक्वल टू 0 भी लिख देते और तो वो करेक्ट हो जाता। और ये 99% बच्चे गलत करेंगे, 99% बच्चे गलत कर देंगे ये, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है, पर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है? नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में और क्या चीज होती बताओ? स्टेटमेंट 2 में और क्या चीज दे देते? हाँ, वेरी गुड, वेरी। ठीक है, और यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया, बोल ही दिया कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी तो ये ट्रू होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा, पर अगर ये ट्रू हो गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल वाली? नहीं। समझ आया ना? ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े? रिवर्स इज नॉट ट्रू पर स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा तुमने पढ़ा हुआ ना ऐसा? ये मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। कुछ उसी टाइप से हो गया ये, उसी टाइप। अल्कली और बेस वाला भी बोल सकते, क्या 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 अल्कली और बेस भी बोल सकते ना, ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अच्छा, अल्कली और बेस अलग अलग होते हैं क्या? है? नहीं, क्या अंतर होता अल्कलाइन मतलब सिर्फ पानी में होता है और बेस तो पानी के बाहर भी हो सकता है, ऐसा। है? अच्छा ऐसा होता है क्या? चलो ठीक है, अब मुझे ज्यादा नहीं पता केमिस्ट्री, बट हाँ मतलब सेम नहीं होते दोनों। ओके ओके, अल्कली उसका सबसेट होता है, ऐसा बोल सकते। हाँ सबसेट होता है। ठीक है, चलो हम वापस आते हैं अपने मैथ्स में। अब एक हेडिंग और आती है, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी आगे और भी आएगा, इसको भी स्प्लिट करना अपन सीखेंगे, बट एक पॉइंट आता है यहाँ पे। मान लो तुम्हें 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे दी, ओके, 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी, तो क्या तुम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का? POI
कैसे निकालोगे अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूंगा तो? तुम्हें तो कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी, तुम्हें पीओआई निकालना है, क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम निकाल सकते हो? देखो आप कैसे निकाल सकते हैं। तुम तो क्या करोगे बताओ, आगे जाके मैं बताऊंगा। तुम तो क्या करोगे, इन दोनों लाइन को स्प्लिट करोगे, यही करोगे ना, और स्प्लिट करने के बाद फिर पीओआई निकाल लोगे। बोलो हाँ। यस और नो। मैं स्प्लिट Yes. करना तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? स्प्लिट कर दोगे तुम और फिर पीओआई निकाल लोगे। होमोजीनियस में तो क्या होता था, पीओआई ओरिजिन। होमोजीनियस इक्वेशन में तो कोई पीओआई ओरिजिन ही था। बट अगर कोई दूसरी दो लाइन हो गई तो पीओआई डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, बिना लाइंस को स्प्लिट करें? बहुत इजी तरीका है। प्रूफ पे तुम्हें जाना नहीं है, मैंने थोड़ा सा कैलकुलस यूज करा। ये क्या लगाया है वो मैं बताता हूँ। पार्शियल डिफरेंस। अच्छा तुम्हें पता है क्या? अरे वाह, पता फिजिक्स है में तो बहुत पढ़ा ना, अच्छी बात है। वर्क फिजिक्स है में ना पढ़ा पढ़ा हुआ है। है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम बोल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ओके? और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि हम इसको, देखो ये रहा पूरा एक फंक्शन, इसको एक फंक्शन मान लो, पूरी 2 डिग्री इक्वेशन को एक तरफ इक्वल टू 0 करके, ठीक है? अब इस पूरे को अगर अपन फंक्शन मानते हैं तो ये x में भी दिख रहा है ना एक फंक्शन, और y में भी दिख रहा है ना? बताओ मुझे। बिल्कुल दिख रहा है, x भी है y भी। इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिखा, f ऑफ x, y, fx नहीं लिखा, ओके? अब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट करता हूं y के रिस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान के, तो कुछ कंडीशन मिलेगी ना अपन को? बिल्कुल मिलेगी। देखो कैसे करोगे बताओ। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x को कांस्टेंट मानोगे, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, a तो होता ही है। 2hx पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव कितना होगा y के रिस्पेक्ट में? 1। तो ये बन जाएगा अपना 2hx। dy स्क्वायर का y स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y। तो ये हो गया 2by। और फिर ये वाला तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि x तो कांस्टेंट माना है। यहाँ पे 2f कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा 2f, और c तो कांस्टेंट ही होता है। और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या ऐसी कोई इक्वेशन मिलेगी? Yes, sir. बिल्कुल। उसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करना, यहाँ लिखा है ना इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, हम उसी इक्वेशन को अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मान के। तो सेम उसी टाइप से आ जाएगा। क्या इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, तुम देख लेना। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या तुम x और y निकाल सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, निकल जाएगा। Yes, sir. तुम देख लेना। तो ये आएगा मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, bg माइनस hf अपॉन h स्क्वायर माइनस ab, कॉमा af माइनस gh अपॉन h स्क्वायर माइनस ab। कोई भी दो लाइंस तुम्हें दे दे और तुम्हें सिर्फ पीओआई निकालना है तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। वापस से बोलो मेरे साथ, क्या है फॉर्मूला? bg माइनस hf अपॉन h स्क्वायर माइनस ab और af माइनस gh अपॉन h स्क्वायर माइनस ab। क्या ये याद हो जाएगा फॉर्मूला? Yes, और sir. अगर मान लो भूल Yes, जाओ, Yes. मान लो भूल जाओ, तभी तो बेटा प्रूफ बताया है। डेरिवेटिव कर सकते हो ना पार्शियल वे में, और सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशंस को। बोलो, Yes, sir. प्रूफ भी समझ आ गया? चलो ठीक है। बट जब भी मैं ये चीज क्लास में करवाता ना तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बताओ क्या? सर ये जो दो लाइन है, क्या ये वही दो लाइन है जिन दो लाइंस का पीओआई हमें निकालना था? नहीं। बोलो ये लाइन है ना? बिल्कुल ये लाइन है। तो मैं ऐसा कह रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस टू लाइंस आर नॉट द एक्चुअल लाइंस। तो फिर पीओआई कैसे सेम हो गया? फिर पीओआई कैसे सेम हो हो गया? सकता है ना, हो point सकता से है। एक और पॉइंट भी से निकल इंफिनिट लाइन हाँ, पास हो सकती ये कोई भी भलती कोई दो लाइन है। ये क्या एक शॉर्टकट तरीका, याद रखना, दिस इज द शॉर्टकट वे। इस शॉर्टकट से लाइन नहीं निकली हमारी वो दो जिसकी वो कंबाइंड इक्वेशन गिवन थी, याद रखना, ठीक है? तो ये दो लाइन कौन सी आई? कोई भलती ही कोई दो लाइन आ गई है, हमें भी नहीं पता वो कौन सी दो लाइन है। बट इतना जरूर हमें पता है, हमने क्रॉस चेक करा है हिट एंड ट्रायल बेस है, कि वो जो दो भलती दो लाइंस का पीओ आएगा, पीओआई आएगा, वो पीओआई किसका होगा? वही हमारी गिवन 2 डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पीओआई होगा। समझ में आया कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट sir. पॉइंट था। मतलब ऐसा हो Yes, सकता sir. है ना, कोई दूसरी दो लाइंस का भी सेम पीओआई हो जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी लाइंस हो सकती है जिसका सेम पीओआई हो, ठीक है? मतलब हमारी जो लाइन है वो ये दो लाइन नहीं
है, बट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, हो भी सकती है। मतलब कोई ऐसा कोई स्पेशल केस हो सकता है ना जिसमें वही 2 लाइन हो जाए जो यहाँ पे बनी है, हो सकती है। तो मैं एक लाइव एग्जांपल बताऊं, बहुत इजी एग्जांपल, सबको पता होना चाहिए, xy इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी केवीपीवाई के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन टॉपिक बोलता है और अगर इस पे डिस्कशन होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रूफ बताओ, तो बच्चा ये बता देता है। फिर वो टीचर पूछता है वहां पे कि ये जो 2 लाइन है क्या ये वही 2 लाइन है, बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 2 लाइन और वो लाइन मैच कर जाए? ऐसा कोई एग्जाम्पल पता है? हाँ जी पता है। कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है xy इक्वल टू 0। xy इक्वल टू 0 से कौन सी लाइंस मिलेगी मुझे बताओ? इधर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसका भी डेल्टा इक्वल टू 0 ही आएगा, तुम देख लेना xy। ये भी एक छोटी सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की कंबाइंड इक्वेशन कैसी दिखेगी बताओ? कैसी दिखेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस की कंबाइंड इक्वेशन? xy इक्वल टू 0, यही तो होगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे बताओ xy इक्वल टू 0 है, इसका POI कितना आएगा बताओ, या लाइंस कौन सी आएगी बताओ? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो x के रिस्पेक्ट में, हाँ हाँ एक सेकंड बेटा, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं y को कांस्टेंट मान के, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू 0। अगर मैं x को कांस्टेंट मानता हूं, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, तो y x इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो क्या लाइन मैच हो गई अपनी ओरिजिनल लाइन से? कर गई? हाँ बिल्कुल कर गई। तो ऐसा नहीं बोल सकता ना कि हमेशा मैच नहीं करेगी, मैच कर सकती है। ये समझ में आया पॉइंट? कर सकती है। ये पॉइंट बताए क्यों मुझे बताना पड़ रहा है इतना डिटेल में? तो बताओ क्या कोई असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है? बोलो इसके ऊपर बेस्ड 100% बन सकता है। कैसे? तुम्हें वो डेरिवेटिव करके लिख देंगे और फिर बोल देंगे दिस टू लाइंस विल नॉट या कैन नॉट बी द एक्चुअल लाइंस। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? कैन नॉट बी, इनकरेक्ट है। अगर ऐसा बोल दे मे बी लगा दे, MAY, मे बी, तो करेक्ट हो जाएगा ना स्टेटमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा। बस यही चीज समझना है। अब समझ में आ रहा है असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट वाले होते हैं और ये क्यों टफ है? तुम्हें पता है, आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं, पहले एम्स की एग्जाम होती थी अलग से, इफ यू रिमेम्बर, एम्स होता था पहले अलग से, अब तो नीट की एग्जाम होती है, उसी के थ्रू ले लेते हैं। और तुम्हें पता है एम्स का सबसे टफेस्ट सेक्शन कौन सा होता था उस पेपर का, जो मेडिकल में जो एम्स की एग्जाम होती थी? असर्शन रीजन। उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते थे। अगर तुम्हें इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना हो ना, मैथ्स में तो चलो ठीक है मैं सब बता दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, और वो भी तुम्हें पता है फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो तुम क्या करो प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के एम्स के क्वेश्चंस कर लो तुम, तो हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड बेटा रुकना, हाँ एक सेकंड रुकना, मैं 2 मिनट में आया। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, सर केस स्टडी हार्ड होते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? सर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। हाँ वही वाले, देखो बोर्ड लेवल पे तो केस स्टडी वाले बहुत इजी होते हैं, देखो उतना टफ नहीं है, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी बेसिक आइडिया ले लिया बन जाएगा। बट एम्स के तुम पेपर्स निकाल सकते हो, जुगाड़ सकते हो नेट से? हाँ सर। अगर मिल जाते हैं करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज, हाँ। अगर टॉपिक वाइज मिल जाते हैं ना एम्स के पेपर,
तो स्पेशली फिजिक्स के तो जरूर सॉल्व करना, तुम्हारा अलग ही अप्रोच हो जाएगा, अलग ही अप्रोच, ठीक है। वो टफ है, मैं फिर बोल देता हूँ टफ है। जैसे समझ में आया ना मैथ्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जिसको थ्योरी नहीं आती है वो कर सकता है करेक्ट क्वेश्चन, बताओ, जिसको थ्योरी अच्छे से नहीं पता है तो नहीं सर। नो सर। ठीक है, मतलब इसीलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आईआईटी ने असर्शन रीजन हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजन बहुत टफ होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। स्कूल लेवल पे तो जो केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं वो उतने टफ नहीं होते हैं, ओके, वो उतने टफ तो नहीं होते हैं, बट हाँ एम्स के क्वेश्चन जरूर करना अगर तुम्हें कभी वक्त मिलता है तो, और उसमें तो ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री करोगे, मैथ्स तो होता नहीं है, ठीक है, और मैथ्स में ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो मैं एक आइडिया दिया है मैंने इस टॉपिक के थ्रू, ओके। तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। तो अभी तक तुमने क्या सीख लिया बताओ, नॉन होमोजीनियस में तुमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, कंपैरिजन करके ये सब चीजें हम निकाल सकते हैं, ये पहली सीख थी तुम्हारी। दूसरी सीख, क्या एंगल बदलता है, नहीं। क्या एंगल बदलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी सीख क्या मिली तुम्हें, क्या तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल Yes, निकाल sir. सकते हो, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला और उसके सब कंडीशंस बता दिए, ये रहा अपना तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अब चौथी सीख, अब कोई उतना टफ नहीं है, देखो बहुत इजी है, बस 2 सीख और करना है तुम्हें, 2 चीजें और लर्न करनी है। एक आती है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, फिर से वही चीज, तुम्हें कोई 2 लाइंस दे दी है, तुम्हें कंबाइंड बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तुम्हें याद है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके एक चैप्टर हुआ करता था, हाँ। बस वही वाली टॉपिक टेक्निक है, बिल्कुल 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 सेम है। तुम्हें याद है होमोजीनियस में इक्वेशन क्या थी, होमोजीनियस में इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ी थी, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में h। ये कब था, जब POI क्या था दोनों लाइंस के बीच का 0,0। अब कितना हो गया है, अभी अपन ने ऊपर निकालना सीखा ना अल्फा कॉमा बीटा, निकाल सकते हो ना POI, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी है या पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू, बस x किस में डेवलप हो जाएगा बताओ, x माइनस अल्फा, y किस में चले जाएगा मेरा y माइनस बीटा, और इधर भी x और y वैसे ही हो जाएगा। याद है ना कैपिटल X कैपिटल Y लिख सकते हैं अपन उस टाइप से, बिल्कुल इसी को अपन लिख सकते हैं ना कैपिटल X, अगर मैं उन लाइंस को ओरिजिन पे ले जाऊं तो कैपिटल X हो जाएगा, और कैपिटल X की वैल्यू को फिर से रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बोलो पेयर ऑफ बाइसेक्टर की डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हो ना तुम, कंबाइंड डायरेक्ट, बिना स्प्लिट करे, बिना इन दोनों की लाइंस इंडिविजुअल निकाले और फिर बाइसेक्टर निकाल के दोनों बाइसेक्टर को मल्टीप्लाई करने से, तो ये मेथड बेटर है ना, बोलो। Yes, sir. ये हो गया अपना कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये अपना फोर्थ पॉइंट हो गया। और अब आखिरी पॉइंट आता है इस चैप्टर की थ्योरी का, ऑब्वियसली मच अवेटेड पॉइंट, क्या होगा वो पॉइंट, हाउ टू स्प्लिट। अगर स्प्लिट करना आ गया तो उसके बाद तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो इस टॉपिक को, फिर स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ओके। तो कैसे करेंगे इसको स्प्लिट, कैसे करेंगे इसको स्प्लिट, हमने होमोजेनियस को तो स्प्लिट करना सीख लिया, नॉन होमोजेनियस को कैसे स्प्लिट करेंगे। तो क्या जो ऊपर हमने, ऊपर कितनी मेथड से सीखा था अपन ने, जरा बताओ तो, 2 मेथड से सीखा था ना, फैक्टराइजेशन हो गया और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। हाँ वो वाला हमने देख लिया, ठीक है, वो हमने देख चुका है। उसके बाद अगर अपन इधर आते हैं, इधर आते हैं, क्या सेम यहाँ पे उसी टेक्निक से नहीं बोल सकते इसको क्वाड्रेटिक मान लो, x की टर्म्स में या y की टर्म्स में, जरा मुझे बताओ, क्या मान सकते हो। हाँ सर। भले ही थोड़ा सा पेचीदा होगा, थोड़ा लंबा जाएगा, बट क्या स्प्लिट हो सकता है ना x और y, जवाब दो, कैन बी स्प्लिट, हाँ सर। यस और नो। तो ये एक मेथड है, हालांकि थोड़ा सा कम प्रिफरेबल बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स आ जाएगी यहाँ पे, और वो जो अंडर रूट वाला होता है ना b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वो थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है, बट फिर भी ये एक मेथड होती है, हमने सीखा है ऊपर ही x और y को अलग करना हो तो किसी भी एक में ट्रीट कर लो क्वाड्रेटिक, इधर इन x और इन y, ओके। अब हम आते हैं मेथड 2 जो कि प्रिफरेबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये सीख लिया तो ये चैप्टर ही तुम सीख गए, आगे नीचे एक एग्जांपल भी है, ठीक है। चलो समझते हैं, मुझे बताओ
क्या ये पार्ट तो अपना रिजेंबल कर रहा है ना अपनी होमोजीनियस पार्ट से? जरा बताना तो, इतना पार्ट। हाँ सर। और ये पार्ट अपन को देता था स्लोप m1 और m2, अगर तुम्हें याद हो तो, -2h by b हाँ a by सर। b। तो इस लंबी सी इक्वेशन, जैसे तुम्हें ये दे दी, इतनी लंबी सी इक्वेशन दे दी, तो क्या पहले अपन इतने पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि हमने होमोजेनियस में सीख चुका है, और स्लोप निकाल लें। क्या बोलते हो, बताओ? यस कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप के लिए तो यही पार्ट कंट्रीब्यूट करता था। तो हम क्या करेंगे, उस लंबे से नॉन होमोजेनियस फॉर्म में से मैं ये 3 पार्ट में से स्लोप निकाल लूंगा। कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है शायद, आता है ना स्लोप निकालना? या हाँ उसको वो स्प्लिट करना, और वो पूरी जो भी मेथड है तुम जिससे तुम्हें करना है कर लो, नीचे एग्जांपल से मैं बताने वाला हूं। या तो वही क्वाड्रेटिक मान के उसको स्प्लिट कर दो, फैक्टराइजेशन कर लो, तुम्हें स्लोप तो मिल जाएगा। स्लोप आ गया, अब क्या करोगे? अगर स्लोप आ गया तो हम क्या लाइन की इक्वेशन को ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, y माइनस m1x माइनस c1 और y माइनस m2x माइनस c2? हाँ अरे सर। कांस्टेंट ही तो बचा है बस। ये इक्वेशन लंबी सी कैसे बनी थी, याद आ रहा है? इसी से तो बनी थी, ये देखो ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। m1 m2 तो अपना निकल गया होमोजेनियस मान के, c1 c2 ही तो बचा है, तो दो ही तो अननोन है। अब वो दो अननोन कैसे निकलेंगे? इस टाइप से इक्वेशन मान लो, मल्टीप्लाई कर लो, और कंपेयर करके c1 c2 निकाल लो गिवन इक्वेशन से। ठीक है, जो चीज यहां बताइए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लंबी सी इक्वेशन तुम्हें दे दी है, ऑलराइट। फर्स्ट स्टेप क्या होगी बताओ, स्टेप 1। जितना वो पार्ट पहले तीन पहले पार्ट को solve होमोजेनियस दिख रहा है वो सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, ax स्क्वायर, ये भले ही बिखरा हुआ दे दे, डीअरेंज करके तुम्हें ये टर्म्स दे दे आगे पीछे, तुम्हें ax स्क्वायर by स्क्वायर और 2hxy को उठाना है। ये मैंने उठा लिया। अब इसको उठाने के बाद क्या इस पूरे पार्ट में से तुम स्लोप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, वही जैसे नॉर्मल अपन स्प्लिटिंग करते थे ना, सेम एज स्प्लिटिंग ऑफ होमोजेनियस फॉर्म। तो देखो यहाँ पे बीच वाला टूट रहा है क्या? डायरेक्टली की क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा है, टूट रहा है शायद ना। 15 लाना हाँ है, 8 को ला सकते हैं 15? हाँ ला सकते हैं ना, 5 और 3, 5 और 3 बिल्कुल सही, सेम है स्प्लिटिंग ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो तोड़ दिया, फैक्टर बनाए, ये आ गया। बट दिस विल नॉट बी अवर लाइन, ओके, हमारी लाइन में तो और भी टर्म्स है, पर इतने पार्ट से हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि स्लोप नहीं बदलता है, हमने देखा था। यस सर ये अपना स्लोप निकल गया, और स्लोप मिल गया, तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी ना, y माइनस m1 x1, ऐसा मान सकते हैं ना अपन, स्लोप मिल चुका है मुझे। यस सर ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 क्यों मल्टीप्लाई करा, जरा बताओ। जब मैं कंपेयर करूंगा इस क्योंकि पूरे पार्ट को इक्वल टू से, 5 इसलिए मल्टीप्लाई करा बेटा, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर का डिनोमिनेटर कोफिशिएंट कितना है? 5 5 है, और हमारा y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो ये 5 करना पड़ेगा। जब हम बड़ी सी इक्वेशन को अपने वाले फॉर्म से कंपेयर करेंगे ना, तो ये कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा बताओ? गिवन इक्वेशन के y कोफिशिएंट स्क्वायर के y स्क्वायर कोएफिशिएंट से, वरना वो कंपेयर ही नहीं हो पाएगा ना, एक ही पहले ही अलग हो जाएगा। y स्क्वायर का ऊपर 5 है, नीचे मैंने कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ताकि फिर कंपैरिजन में दिक्कत नहीं हो। चलो, अब c1 c2 कैसे निकालोगे कंपेयर करके? तो तुम्हारे पास तरीके हैं, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो। मैंने यहाँ पे एक और तरीका बताया है, याद है अपन ने ये चीज लिखी हुई है, अगर तुम्हें याद है तो। याद है ये दो चीज ऐसी कुछ लिखी हुई थी, m1 c2 प्लस हाँ m2। सर, वो ऊपर इनको भी तो 3 के यूज कर साथ सकते हैं, हाँ, अरे इनको भी तो यूज करके अपन c1 c2 निकाल सकते हैं भाई, अगर तुम्हें याद है तो। ये वाली चीज है, स्लोप तो निकल ही गया है ना। या तो तुम कंपेयर करो वो 5 को मल्टीप्लाई करके, अगर वो तुम्हें टफ लगता है कंपैरिजन मेथड, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये वाले फॉर्मूले हमने याद करे हुए हैं। m1 c2 प्लस m2 c1 होगा 2g by b। अब g कितना है जरा बताओ, g कितना है? g बता सकते हो कितना है? ये 2gx, ये रहा 2g अपना, हाँ 5/2 गलत, 2g मेरा -5 है, g मेरा -5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर जी अपना -5/2 आ गया। b कितना है? b कितना है? 5 b अपना 5 है, ये हो गया। f कितना है? f ये रहा 2fy, -7 मेरा 2f के बराबर है, तो f हो जाएगा -7/2। तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे रख के, और m1 m2 पता है क्या अपन को? हाँ पता है ना, ये ना, हाँ सर। इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं।
वो M1 M2 याद रखना, क्योंकि जो M1 लोगे उसी का C1 उठेगा और जो M2 लोगे उसी का C2 उठेगा। कॉम्बिनेशन मत बिगाड़ देना, किसी भी एक को अज्यूम कर लो M1 और M2, कंपेयर कर लो, एक इक्वेशन ये आ रही है और एक इक्वेशन ये आ रही है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो ना फिर? यस सर। Yes sir. ये ठीक है। 7/5 से इक्वेट करा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल C1 और C2 निकल गए, C1 C2 निकल गए, तो याद रखना C1 की जो वैल्यू आएगी वो M1 की टर्म्स के अकॉर्डिंगली है, जिसको M1 माना है तुमने, और जो C2 है वो M2 के साथ जुड़ेगा। y इक्वल टू M1x प्लस C1 M2x प्लस C2, वैल्यूज निकल जाएगी और इक्वेशंस आ जाएगी, यस और नो? यस सर। यस सर। Yes. और अगर तुम चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो? बहुत इजी है। अगर तुम ये जो इक्वेशन आई ना, देखो बहुत इजी तरीका है, एक तरीका मैंने बनाया यहाँ पे कि हमने सही निकाली है कि नहीं। x को 0 मान लो, x को 0 मान लो तो y की कुछ वैल्यू आ रही है ना, x को 0 मान के आएगी ना y की। उसी तरीके से जो गिवन क्वेश्चन था उसमें x को 0 मान लो, उससे भी y की वैल्यू आएगी। क्या वो सेम आनी चाहिए कि नहीं वैल्यूज y की? Yes, sir. बिल्कुल आनी चाहिए सेम वैल्यू। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो क्या स्प्लिट करने का मतलब तरीका समझ में आया? क्या करना है? सबसे पहले कोई बताएगा क्या करना है? स्टेप 1, तीन टर्म्स को उठा के स्लोप निकालो और फिर M1 C2 प्लस M2 C1 और C1 प्लस C2 से कंपेयर कर लो, मतलब वैल्यूज निकाल के दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अगर कंपैरिजन टफ लगता है तो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। एनी डाउट इन स्प्लिटिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? नो सर। नहीं चल, सर। इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या तुम दो पैरेलल लाइंस, अच्छा मुझे बताओ पहले तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती थी? याद है कि स्लोप से मतलब कांस्टेंटली डिफरेंट होगा। कांस्टेंट अलग होता है। अरे वो तो तुमने बता दिया, आज जो हमने पढ़ा वो बताओ। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कैसे देख के बताओगे तुम? अच्छा सॉरी, डेल्टा इक्वल डेल्टा इक्वल टू 0, AF स्क्वायर इक्वल टू BG स्क्वायर और H स्क्वायर और इक्वल टू AB। h स्क्वायर इक्वल टू 2ab। H स्क्वायर इक्वल टू AB और या हाँ, तो ये सर, रूट वाला याद रखो, या तो ये रूट वाला याद रखो। मान लो अब दो लाइंस, क्यों ये क्यों चेक करना पड़ेगा? अरे अगर दो लाइंस पैरेलल ही नहीं है तो डिस्टेंस कितना आएगा दोनों लाइंस के बीच का? 0 जीरो, जीरो आएगा। तो चेक कर लेना एक बार लाइंस पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल नहीं है तो 0 होगा, और अगर पैरेलल है तो एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, स्प्लिट करके वो फॉर्मूला C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नहीं लगाना है। ये भी सही है, ये भी सही, दोनों करेक्ट है। वो डेल्टा इक्वल टू 0 से वो कन्वर्टेबल हो जाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये तुम्हें असर्शन रीजन में भी दे सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख के कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, याद कर लोगे? 2 into under root of G square minus AC upon A into A plus B, या similarly 2 into under root of F square minus BC upon B into A plus B। दो चार बार पढ़ोगे लिखोगे तो याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी दे दिया है मैंने इसके ऊपर, कोई भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस पूछा है उनके बीच का, तो सबसे पहले तो क्या करोगे? चेक करोगे ना, क्योंकि अगर ये वैल्यू, अगर ये पैरेलल हुई नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस 0 जीरो हो जाएगा। और अगर ये पैरेलल है, क्योंकि एक ऑप्शन मिलेगा तुम्हें डिस्टेंस 0, या तुम्हें न्यूमेरिकल टाइप के पेपर में दे दे क्वेश्चन, अभी AITS में तुमसे पूछ ले इस संडे को न्यूमेरिकल टाइप में कि डिस्टेंस बताओ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पहले चेक करो पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। और अगर Zero. पैरेलल है तो या तो ये वाला लगाओ या तो ये दूसरा वाला लगाओ, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। 1/√13 आ रहा है, तुम क्रॉस चेक कर लेना। समझ आ गया है सबको? समझ आ गया ये सब? ठीक है, अब अपन आखिरी थ्योरी पे आते हैं, और वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है फॉर IIT। ये अपना आखिरी पार्ट है। इसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन करे हुए, वो तो तुम देख लोगे ना। ये मैं थ्योरी बता देता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे नीचे, तुम गो थ्रू कर लोगे ना? बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से तुम मान के चलो 90% है कि इन्हीं में से क्वेश्चन तुम्हें AITS में भी मिल जाएगा। और बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस है वैसे तो, जैसे इफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द अदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये तुम्हें नहीं पता ना तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। इफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द अदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? दोनों के बाइसेक्टर्स की इक्वेशन सेम होगी।
जब तुम ये वाले के और गिवन वाले के बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालोगे तो वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ऐसे ही एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैंने बनाई है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ आया कि कंफ्यूज हो गए? If this and this bisect the angle between each other, इसका मतलब क्या है? ये मेरी दो लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किनको? इन दो लाइन को। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अरे ये लाइन इनको बाइसेक्ट कर रहा है, देख लो। और ये लाइन रेड लाइन भी ब्लू को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं? और ब्लू वाली रेड को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा तुम्हें दे देता हूं, इसका मतलब है जब इसके बाइसेक्टर निकालेंगे, हाँ वो दूसरा वाला क्या है बेसिकली, उसका बाइसेक्टर ही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉजिक क्या है? बाइसेक्ट एंगल बिटवीन ईच अदर मींस का मतलब क्या होगा? किसी भी एक का बाइसेक्टर ऑफ वन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से S1 विल बी S2। ये S2 का बाइसेक्टर क्या होगा? S1। ये S1 का बाइसेक्टर क्या होगा? S2। और इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है? इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या है? दोनों के बाइसेक्टर सेम होंगे। इक्वली इंक्लाइन विद अदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कोई एक लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है, इन दोनों के बाइसेक्टर्स क्या होंगे बोलो? सेम होंगे। सेम होंगे। इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है ना एंगल सेम बनाना विद हाँ अदर, सर, मतलब वो दूसरी हाँ लाइन के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, तो दोनों के बाइसेक्टर सेम ही निकल के आएंगे। अब तुम बाकी तो क्वेश्चन एंड ऑल देख लेना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अपन वो आखिरी थ्योरी पे आ जाते हैं बस। और नहीं आएंगे समझ में तो अपन समझ लेंगे, किसी दिन मैं क्लास रख दूंगा उनको समझाने के लिए भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो आखिरी थ्योरी है अपनी, ये वाली फाइंडिंग द, और ये वाला पार्ट में सर्कल में भी बताने वाला हूं वापस से। ठीक है, सर्कल में क्वेश्चन कैसे यूज होते हैं इसमें। देखो क्या हेडिंग दी है, पहले तो हेडिंग बताओ मुझे। Finding homogeneous pair of straight line. homogeneous pair of straight line that is both passing through the origin। नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ? passing through POI of 2 degree curve any conic। अब ये कोनिक की बात कर रहा हूं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और एक लाइन। तुम्हारे सामने एक सर्कल है, ओके, और तुम्हारे सामने एक लाइन है। क्या उन दोनों के बीच में दो कट तुम्हें मिल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं क्या निकालना चाहता हूं, इन दोनों पीओआई को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो क्या मुझे ये दो लाइंस मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या इसी को बोलते हैं होमोजीनियस लाइंस? बिल्कुल बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे सामने एक कर्व और एक लाइन दे दे और फिर तुमसे बोला जाए कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बन रहे हैं उसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, तो ये दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? ये कंबाइंड इक्वेशन। तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम क्या करोगे बताओ? तुम उस कर्व को लाइन के साथ सॉल्व करोगे ना, यही करोगे। हाँ और फिर ये दो पॉइंट निकालोगे, हाँ। और ओरिजिन मुझे पता है ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा के दोनों लाइन मिल जाएगी, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। यही करोगे ना, मेरे ख्याल से तो Yes. यही करोगे। बट ये बहुत टिपिकल और बहुत ही लेंदी अप्रोच है। देयर इज वन ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, जो पूरे कोनिक में हम यूज करेंगे। एक बार ये सर्कल बनेगा, एक बार ये पैराबोला बनेगा एंड सो ऑन। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? ये शॉर्टकट मेथड है, इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। प्रूविंग तो वही है जो तुम्हें मैंने बताया कि पीओआई निकाल के एंड ऑल, पर एक शॉर्टकट मेथड है। वो क्या है जरा समझो। शॉर्टकट मेथड का पहला पॉइंट है bring the constant term to LHS of this। ये जो लाइन है, क्या इस लाइन की कांस्टेंट टर्म तुम निकाल सकते हो? एक तरफ कर सकते हो, ये कर दिया मैंने, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ कर दिया कांस्टेंट टर्म को। bring the constant to RHS, ये कर दिया। अब क्या करोगे? स्टेप 2 क्या है बोलो? now make RHS 1। RHS को 1 कैसे कर सकते हैं? माइनस n से डिवाइड कर। तो मेरे पास एक 1 इक्वल टू करके एक एक्सप्रेशन हमेशा आएगा ना। कोई भी लाइन को कांस्टेंट को आरएचएस में भेजो और फिर डिवाइड करो, क्या मुझे 1 इक्वल टू करके एक एक्सप्रेशन मिलेगा? यस और नो? मिलेगा। अब क्या करना है, तुम्हारे सामने ये जो एक 2 डिग्री कोनिक होगा ना, ये कोई भी एक एनी कोनिक जो है, इस एनी कोनिक, ये कोई भी जो कोनिक है, इसके हर एक टर्म को तुम 2 डिग्री बना सकते हो। हर एक टर्म को 2 डिग्री होमोजीनियस बनाना है। पहली टर्म तो ऑलरेडी होमोजीनियस है, दूसरी टर्म भी ऑलरेडी है, तीसरी टर्म भी ऑलरेडी है। क्या ये डिग्री 2 है कि डिग्री 1 है? 1 है। 1 है। इसको डिग्री 2 कैसे बना सकते हैं?
वन तो एक का तरीका है, कोएफिशिएंट रिप्लेस। इसमें एक इंटू वन कर दो, बस यही तो एक तरीका है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं है, ये तुम वही पूरा लेंथी प्रोसेस से मिलके जो समझ आता है ना, जो बनता है फाइनली, उसका मैं शॉर्टकट मेथड बोल रहा हूँ कि तुम वन निकालो। अब उस वन को कैसे यूज करोगे 2 डिग्री बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2gx दिख रहा है ना अपन को, तुम क्या करो, इसके साथ एक और डिग्री चाहिए ना मुझे, कितनी डिग्री की रिक्वायरमेंट है? और 2 डिग्री। एक और चाहिए ना मुझे डिग्री, एक डिग्री तो ऑलरेडी है ना, तो हम इंटू वन करेंगे। इसमें कितनी डिग्री की और रिक्वायरमेंट है 2 डिग्री बनाने के लिए? 2 डिग्री की। एक और बेटा, y है ना ऑलरेडी। और कांस्टेंट में कितने की रिक्वायरमेंट है? तो इसमें 2 डिग्री की। डिग्री 0 है, तो उधर अपन 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही। अब तुम 1 को क्या रखोगे, ये जो ऊपर निकाला हुआ है 1, ये पूरे में रख दो। ये कुछ दिख रहा है, एक लंबा सा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। हाँ, ये लंबे से एक्सप्रेशन को तुम जरा ध्यान से देखो, क्या कुछ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, रीअरेंज करोगे, पूरा इकट्ठा करोगे तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, तुम देखना। बस एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म होगी और एक्स वाई की टर्म होगी। और ये जो तुम्हें मिला, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगी, जनरल तरीका क्या होगा बताओ जरा एक बार फटाफट। सबसे पहले तुम्हें क्या कांस्टेंट करना को है, कांस्टेंट को RHS में RHS में भेजकर ले जाना, फिर डिवाइड उससे बाय क्या कर RHS। देना, डिवाइड कर दो। फिर पूरी 2 डिग्री कोनिक के हर एक टर्म को 2 डिग्री बना दो। कैसे? इंटू 1 करके या 1 स्क्वायर करके। ये मैंने कर दिया, और उससे जो मुझे इक्वेशन मिलेगा 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो तुम्हें वो अपने आप ही डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके वाइंड अप करें हमारे लेक्चर को। हाँ एक सर। छोटे से एग्जांपल में ये देखो, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका तुम डायरेक्ट सर्कल लॉजिक से भी कर सकते हो। ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जून बैच वालों को मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो ER1 को तो पता ही है। स्टैंडर्ड एक सर। कॉर्ड की इक्वेशन देती है, तुमसे क्या पूछ रहे बताओ, फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है, एक कॉर्ड तुम्हें गिवन है, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? तो जरा मुझे बताओ, अगर ये दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन तुम्हें मिल जाती है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, समझ में आ रहा है ना? और ये ओरिजिन ही है। सर यहाँ ओरिजिन तो दिया ही नहीं था। अरे बेटा, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? ओरिजिन ही होता है। अब देखो अपन ने कैसे करा, कैसे बनाया होमोजीनियस बताओ। इसमें से कांस्टेंट को कहां भेज दिया? RHS में। फिर 2 से क्या कर दिया? डिवाइड, मुझे 1 मिल गया। अब अगर मुझे इसको बनाना है होमोजीनियस, तो ये दोनों तो ऑलरेडी डिग्री 2 है, इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 1 का स्क्वायर, और ये 1 की वैल्यू पूरी रख दूंगा, ये मुझे पूरा मिल जाएगा। चाहो तो इसको तुम एक्सपांड कर देना, या डायरेक्ट तुम एक्स वाई का कोफिशिएंट बता सकते हो एक्सपांड करे बगैर फटाफट। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये 2ab की टर्म आएगी ना यहाँ पे, 2√3, और नीचे बाय 4 और एक -4 भी है, तुम देख लेना मिल जाएगा। तुम कंपेयर करके देख लेना एक्स वाई के कोफिशिएंट को। ऐसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के भी कोफिशिएंट निकाल लो, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। फिर समझ आया? समझ आया? यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये अब तुम देख लेना, ये भी कुछ वैसा ही है। एक बार तुम गो थ्रू कर लोगे ये क्वेश्चंस को, वरना तो मैं बाद में बता ही दूंगा तुम्हें ये वापस से ये क्वेश्चंस। एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, ठीक है? अलग अलग क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और इस टॉपिक का आगे भी जाके बहुत यूज होगा। बताओ कब यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को? जब भी तुम्हें, बोलेगा कोई, जब भी तुम्हें क्या दे दे, कोई भी एक कर्व दे दे, जैसे मान लो तुम्हें इलिप्स दे दिया, और कोई भी एक लाइन दे दे, और फिर तुम्हें बोला जाए कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको ओरिजिन के साथ क्या कर दिया है? ज्वाइन कर दिया है। और तुम्हें ये दो लाइंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो तुम फटाक से क्या यूज करोगे? ये वाली तरीका, दिस शॉर्टकट वे, कांस्टेंट को उधर ले जाके ब्ला ब्ला करके एंड ऑल। हाँ बेटा बोलो। सर सिर्फ सर्कल वाले में एक और लॉजिक क्लिक हो रहा है, वो पूछना राइट है कि नहीं। हमको पता है कि कॉर्ड अगर कोई भी बाहर का एंगल बनाएगा तो वो सेंटर से डबल एंगल होता है, तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर हम इससे पैरेलल, इससे एक नॉर्मल लाइन खींचे। नहीं, तुम तो फिर ये वाला निकालोगे ना कोई एक,
ये एंगल हाँ निकलेगा ऐसा ज्यादा है, से ये ज्यादा। एंगल, हाँ वही एंगल हाँ, तो निकाल के ये डबल हो एंगल कैसे जाएगा। निकालोगे? ये एंगल कैसे निकालोगे? ये दो लाइन की इक्वेशन, ये दो लाइन लेकिन ये कैसे निकाल लोगे? परपेंडिकुलर पे तुम्हारे है। पास हाँ तो हाँ सर्कल और एक लाइन है, ये थोड़े ना निकलेगा। करना ही है तो फिर हाँ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद आया वो सब कुछ? फिर ये आधे आधे हाँ एंगल हाँ हो हाँ। इसका जाएंगे POI पॉइंट का लाइन निकल से। जाए। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पीओआई निकाल लो इसका तो बहुत इजीली। अरे बहुत तरीके हैं, वैसे ज्योमेट्री लगेगी। बट अभी तुम्हें इस लॉजिक से समझ में आया, जिस लॉजिक से हम समझना हाँ चाह रहे हैं इसको? क्योंकि ये 2 डिग्री कर्व जरूरी है क्या कि ये कोनिक हमेशा सर्कल हो? नहीं, नहीं, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। और इस पे हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो क्या अब तुम इस पूरी पीडीएफ को लिख के गो थ्रू कर लोगे? और अगर कोई डाउट आता है तो फिर पूछ लोगे? हाँ सर। चलो, हाँ तो सर। हम यही यस वाइंड अप सर। करते हैं। मैंने बहुत टाइम लगा के इसको बनाया है, तो उम्मीद करता हूं तुम इसको सीरियसली लेके इसको नोट डाउन कर लोगे, और कोई भी हाँ डाउट सर। आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है? सर इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है इस टॉपिक में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जितने सॉल्व एग्जांपल है, जितनी थ्योरी मैंने दी है, दिस इज ओनली इन द सिलेबस। बस एक्स्ट्रा किताबों में बहुत मिलेगा, बिल्कुल भी मत पढ़ना, वो फालतू है, काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उन पे नहीं आ रहे हैं। आ जाए तो छोड़ देना, ठीक है, बट मत पढ़ना वो। ओके, हाँ बेटा सर बोलो आप कृष। हाँ कृष वो बोलो। एआईटीएस पेपर का डिस्कशन कब रखोगे आप? अब तो कल से छुट्टी पे जरूरत जा है रहे हो। कि मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं? आज रात तक मैं उसका सर सॉल्यूशन भेज दूं पहले एक सॉल्यूशन बार? दे, सॉल्यूशन क्योंकि दे दो, अगर डाउट आएगा मैथ्स तो में, आपसे पूछ हाँ लेंगे। वो कर लेना, क्योंकि मैथ्स उतना सॉल्यूशन देख के समझ आ जाएगा, मतलब आ जाएगा तुम्हें सॉल्यूशन देख के, मैंने देखे उसके सॉल्यूशन। तो मैं आज रात तक भेज दूं 10-11 बजे तक, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ फंक्शन से, तो मैं फिर तुम्हें हाँ भेज दूंगा। चलेगा। ओके, फिर देख लेना, फिर अगर नहीं आता है तो अपन देखते हैं, पूछ लेना मुझसे, या तो फिर तुम ऐसा कर लेना, जिसको भी समझ में नहीं आते सॉल्यूशन। ओके, सर चलो एक बार आप हम यही व्हाट्सएप वाइंड चेक अप कर सकते करते हैं। हैं हाँ, जब भी टाइम। वो देखा मैंने, जब मैं वो मीटिंग असाइन कर रहा था, तुमने वो, तुम्हें फंक्शन में जाना है तो मैं कैसे क्या करूं? हाँ मैं कर दूंगा रिप्लाई, कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय बाय सर, सर। टेक केयर, बाय सर। गुड डे। बाय थैंक सर। यू, बाय सर। थैंक यू, थैंक यू।